आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास प्रोग्राम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आप जैसे कि जानते हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहा है और एक फेज की वोटिंग हो चुकी है। इस पहले फेज की वोटिंग में काफी हिम्मत अफजा रिजल्ट है। 45% से ज्यादा वोट पड़े हैं। फाइनल डेटा आना अभी बाकी है। इसी बीच शेर कश्मीर जो वहाँ का स्टेडियम है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाकर के ये वादा किया कि हम दोबारा से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिला देंगे। हमारे साथ में इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार जी हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे एनवीएन के चीफ एडिटर डॉक्टर सलीम खान साहब हैं। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है, स्वागत है। अश्विनी जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? ये चुनाव किस करवट जाएगा? क्या आपके लगता है कि किस तरफ इस पूरे चुनाव का रुझान होगा, झुकाव होगा? जी, डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बोला कि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव जो है 10 साल के बाद होने जा रहे हैं और 2014 में चुनाव हुए थे। उस वक्त जो था पीडीपी वर्सेस बीजेपी था, यानी कि वादी कश्मीर में जो पीडीपी का जोर था और जम्मू में जो है बीजेपी का जोर था, और दोनों एक दूसरे को गाली निकालते थे। लिटरली ये चीजें बोलते थे। पीडीपी वाले बोलते थे, अगर आपने बीजेपी को वोट डलवा दिया या बीजेपी आ गई तो नागपुर का सेंटर जो है कश्मीर वादी में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से जो है आरएसएस की एक्टिविटी चलेंगी और आप खतरे में हो। और इसी तरह से बीजेपी वाले पीडीपी के ऊपर हमला करते थे कि ये पीडीपी वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, इन लोगों ने जो परिवारवाद बनाया हुआ उन्होंने लूट के खाया है। और बाद में ये हुआ कि जम्मू में बीजेपी को वोट मिला। जब पीडीपी वाले महबूब मुफ्ती सईद अटैक कर रहे थे बीजेपी को, तो उसको बीजेपी को जम्मू में फायदा हो गया। जब बीजेपी ने अटैक किया पीडीपी के ऊपर, तो कश्मीर में पीडीपी को फायदा हो गया। और रिजल्ट ये निकला 2014 में कि पीडीपी को 28 सीटें आ गई कश्मीर में और बीजेपी को 25 सीटें आ गई, और बाद में दोनों ने बन के सरकार बनाई जो कि 4 साल चली और उसके बाद वो गिर गई। अब इस दफा का जो चुनाव है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो भी मैंने भी पिछले 30-40 साल के इस जर्नलिज्म में देखा है, कि नॉर्मली ये कांग्रेस, बीजेपी और एनसी की लड़ाई होती थी। ये 3 पार्टियां लड़ती थी और कभी पीडीपी वाले बीजेपी के साथ मिल जाते थे, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बीजेपी के साथ मिल जाते थे, और कभी पीडीपी और कांग्रेस का अलायंस हो जाता था, कभी एनसी और कांग्रेस का अलायंस हो जाता था। जो ये 3 पार्टियां कंटेस्ट होता था। इस दफा जो पहली दफा हुआ है जेएंडके में इतनी हिस्ट्री में कि कश्मीर वादी में जो 47 सीटें हैं, 47 सीट जो है, उसमें कंटेस्ट मल्टीपल कंटेस्ट हो रहे हैं और कोई किसी को पता नहीं है कौन किसके साथ चल रहा है। यानी कि इस दफा पीडीपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लड़ाई चल रही है वादी कश्मीर में, वहां पर इंडिपेंडेंट वर्सेस पीडीपी भी लड़ाई चल रही है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस इंडिपेंडेंट भी चल रही है। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अलायंस चल रहा है, मगर 5 सीटों पर उनका भी फ्रेंडली कंटेस्ट चल रहा है। और सबसे ज्यादा जो है इस दफा जो है 40% जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो चुनाव में है। यानी कि अभी जो पहला फेज हो गया 2019 कैंडिडेट थे, उसमें से 90 जो है कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे, 90, और दैट मीन्स कि अराउंड 40% कैंडिडेट जो थे इंडिपेंडेंट थे, जो कि पिछले चुनाव से इस दफा इंक्रीज हुए हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए जो एंगल आए हैं इस चुनाव में, उसमें इंजीनियर रशीद जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी चुन के आए हैं बारामूला पार्लियामेंट्री काउंसिल से,
जो कि जेल में बंद है। अभी उनको पैरोल कुछ दिन के लिए भेजा, छोड़ा कोर्ट ने। उन्होंने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला को हरा दिया है, और वो भी जेल में से बैठकर। तो वो स्ट्रेटजी क्या चल रही है, कौन उसको चला रहा है, वो बिहाइंड द कर्टन अलग स्टोरी है। बट अब क्या हुआ है कि इंजन रशीद को चुनाव से पहले उसको बाहर निकाल दिया गया है और बेल पर छोड़ा गया, और उसने कैंडिडेट जो है मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े कर दिया है। अब वो जो वोट बैंक जो है शेयर कटेगा। इस दफा जमाती इस्लामी ने कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट निकाला था कि वो चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड है और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, और जिसमें कि किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उसको स्वागत किया था कि बड़ा अच्छा है कि अगर डेमोक्रेसी में आते हैं और चुनाव लड़के आते हैं। बट बीजेपी ने उसका कोई रिएक्ट नहीं किया, हालांकि क्योंकि जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगा हुआ है, अगले 5 साल के लिए दोबारा बैन लग गया है। और 87 तक, 67 से लेकर 87 तक चुनाव जो है जमात इस्लामी लड़ते आई है। और 87 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के 4 कैंडिडेट, 4 एमएलए जो है असेंबली में आए थे, जिनमें सईद अली शाह गिलानी भी थे जो कि सबसे सीनियर लीडर थे। उसके बाद इन्होंने चुनाव को छोड़ दिया और बाकी का काम शुरू कर दिया, जो आप जानते हैं किस तरह से वायलेंस हुआ, क्या हुआ, जो कि जमात इस्लामी के नाम पर चढ़ रहा था। बट इस दफा जो है जमात इस्लामी ने करीबन 10 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के नाम पर चुनाव में खड़े किए हैं। और जो जी मेजर मेजर सीटें हैं, जैसे कुलगाम की सीट है जहां मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि सीपीएम के सेक्रेटरी है, काफी 4 दफा एमएलए बने हैं, उनको भी सीट को खतरा पड़ा हुआ है। और वहां पर जो है जमात इस्लामी का कैंडिडेट एज ए इंडिपेंडेंट उनको कंटेस्ट दे रहा है। काफी सीट्स पर जो है जमात इस्लामी जो है वो कंटेस्ट कर रही है। और जिस तरह से उनका क्लेम है जमात इस्लामी का, और वो ओपनली बोलते हैं कि हम जमाती इस्लामी से हैं क्योंकि हमारे ऊपर बैन लगा हुआ है, इसलिए हम जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और इसमें सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं है, और ना किसी पुलिस वाले को आपत्ति है कि वो अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका आदमी ओपनली बोल रहा है। तो आप उसका मायने निकाल लीजिए कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जी, और तो जो हमारे अश्विनी जी मैं पास आपके पास आता हूँ, एक टिप्पणी सलीम खान साहब से ले लेते हैं। जी, सलीम साहब, अभी जो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले परिसीमन हुआ, आप जानते हैं, और उस परिसीमन में काफ़ी सीटों का इधर-उधर हुआ है, जिन सीटों पर कई बार बीजेपी नहीं जीत पाती थी, इस बार लग रहा है कि वहाँ से बीजेपी निकल सकती है। जैसे उधमपुर है, डोडा है, राजौरी रीजन है, इन रीजन में परिसीमन के बाद सीटों में फर्क पड़ा है। इसी तरह जम्मू रीजन की 12 सीटें मुस्लिम बाहुल कहलाई जाती थी। इस बार परिसीमन के बाद उनमें से घट करके वो 9 सीटें रह गई हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस परिसीमन का इस चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी परिसीमन जो भी सत्ता में होता है पक्ष, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो ये परिसीमन की एक्सरसाइज अपने फायदे के लिए करता है। तो बीजेपी का तो ये ख्याल होगा और कैलकुलेशन होगा कि वो परिसीमन से फायदा उठाए। और जैसा कि आपने कहा कि उन लोगों ने पूरा संतुलन ही बदल दिया है। लेकिन मैंने ये पढ़ा है, और आप ये तो अश्विनी साहब ही बता सकते हैं इसलिए कि वहाँ मौजूद हैं, कि ये जो आर्टिकल 370 खत्म हुआ, उसकी वजह से खुद जम्मू में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी है। और वहाँ के लोगों को भी ये महसूस हुआ कि हम लोगों को जो सुरक्षा थी, बहुत सारे मामलात में जॉब्स वगैरह में, वो ख़त्म हो गई है। और जो बाहर के लोगों के आने की वजह से हमारी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, वो बढ़ेंगी। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से वादी में तो बहरहाल बीजेपी को पार्लियामेंट के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, और यहाँ
विधायकी में भी कुछ मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन ये कि खुद जम्मू में चूँकि उनके खिलाफ एक तरह की बेचैनी पाई जाती है और पैंथर पार्टी भी उनके खिलाफ है। तो मेरा ख़्याल है कि इस सिचुएशन की वजह से परिसीमन का जो फ़ायदा हो सकता था, 370 को ख़त्म किए बगैर परिसीमन अगर होता, तो जो फ़ायदा हो सकता था बीजेपी को, वो फ़ायदा उसने 370 को हटा के और जम्मू के लोगों में एक तरह की असुरक्षा की भावना पैदा करके ख़त्म कर दिए। जी, अश्विनी जी, एक खबर ये आई थी पीछे कि श्रीनगर की 28 सीटों पर बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, बल्कि वहाँ जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनको वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो आपने अभी ज़िक्र किया कि इंजीनियर रशीद इस पूरे इलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आज़ाद उम्मीदवार या इंजीनियर रशीद किंग मेकर बन सकते हैं इस इलेक्शन में? जी, सही बोला डॉक्टर साहब आपने कि मैंने इसको शुरू में आपको बोल दिया था टिप्पणी अपनी में कि इस दफा के चुनाव जो हैं काफी इंटरेस्टिंग चुनाव बन रहे हैं और अभी तक लोग ये पूछते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये किस एजेंसी का है और किस पार्टी का है, क्योंकि किसी को कोई ये नहीं पता कि कौन किसने किसको खड़ा किया है। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जब जमात इस्लामी ने चुनाव लड़ा और उन्होंने उमरुल्लाह के खिलाफ भी पेपर फाइल किए हैं और बरकती ने वहां से चुनाव खड़ा कर दिया है। जब उमरुल्लाह ने अपने आप बोला है कि जब मैं बारामूला से चुनाव हार गया था तो मुझे लगा रूटीन का कि उसको सिंपैथी वोट मिला है इंजीनियर रशीद को, तो मैं हार गया हूँ। अब जब हर जगह उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, तो पहले कंटेस्ट होता था, आमने सामने कंटेस्ट होता है, अब जो कंटेस्ट है 4 लेवल पर है, 5 लेवल पर है, इतने इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए हैं कि उन जितने भी उनका एनसी का वोट बैंक था वो कट रहा है, पीडी का वोट बैंक भी कट रहा है। जैसे पहले जो है 2014 में, उससे पहले भी जो पीडीपी को जमात इस्लामी का वोट ट्रांसफर होता था, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के थ्रू होता था, चाहे जमात अपने आप उनको डायरेक्शन देती कि पीडीपी को आप वोट दीजिएगा, बट वो वोट जो है इस दफा जमात इस्लामी का पीडीपी को नहीं जाएगा, वो जमात इस्लामी के अपने कैंडिडेट को जाएगा। तो अगर देखा जाए तो लास्ट में नुकसान किसको होता है? पीडीपी को नुकसान होगा। इसी तरह जो वोट बैंक जो पहले सजाद लोन का था, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी जो बारामूला का नॉर्थ कश्मीर को हम बोलते हैं, जो कि उसको भी कहते थे बीजेपी की बी टीम है सजाद लोन, पीपल कॉन्फ्रेंस का, उनके 2 एमएलए थे। अभी तो उसकी अपनी सीट भी खतरे में पड़ी हुई है, वो भी नाराज है दिल्ली वालों से कि ये इस तरह का इलेक्शन क्यों करवाया जा रहा है और इंडिपेंडेंट को खड़े करके इनको पैसे कौन दे रहा है, इनका इंजीनियर रशीद का फंडिंग कौन कर रहा है, इतने जलसे हो रहे हैं, इतने जुलूस निकल रहे हैं, इसको कौन पैसे दे रहा है। हालांकि उसके बेटे बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो बुरी हालत में हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो इतने इतने बड़े जलसे, इतने इतनी गाड़ियां जा रही हैं, इतनी मूवमेंट हो रही है, इसका खर्चा कौन कर रहा है? जो कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने क्वेश्चन मार्क इसमें उठाया कि जो है इंजीनियर रशीद किनका आदमी है। इसी तरह जो जमात इस्लामी में इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, वो किसने खड़े किए हैं, जो कि आज तक वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहे हैं, आज वो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अभी उनके जो सीनियर जमात इस्लामी नेता है, उन्होंने कहा कि हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, हम तो पहले भी चुनाव लड़ते थे, बट 87 के बाद हमने चुनाव लड़ने छोड़ दिए थे। अब उन्होंने दोबारा फैसला लिया है जमात ने कि इलेक्शन लड़ा जाए। हमें अपनी पार्टी के नाम इलेक्शन लड़ना था, बट क्योंकि सरकार ने बैन लगाया हुआ है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जो पुराना बी टीमें थी, चाहे उसमें अल्ताफ बुखारी था जो कि अपनी पार्टी की था, वो कोई मैटर नहीं कर रहा है, वो भी ठंडा हो गया है। सज्जाद लोन जो कि दिल्ली ने खड़ा किया था, वो भी ठंडा हो गया है।
अब जो मेन फोकस है दिल्ली वालों का वो है इंजीनियर रशीद और जमाती इस्लामी क्या करती है और उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। और जहां तक अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था बीजेपी ने कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि पीडीपी को छोड़ के उसने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और जो पाकिस्तान है वो एक ही पेज पर चल रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट किया गया, बट उसमें से पीडीपी का नाम निकाल दिया गया है। तो क्या कारण है कि आज के पिछले कुछ सप्ताह से पीडीपी की अध्यक्षा जो महबूब होती है वो बीजेपी को अटैक कम कर दिया उसने। क्या अंडरग्राउंड कोई बैकग्राउंड में कोई काम चल रहा है इसके लिए? तो अभी जो चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, इन्होंने भी केंद्र के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। वो ज्यादा अटैक नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूब मुफ्ती के ऊपर कर रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि वादी कश्मीर में वोट बैंक डिवाइड हो और थर्ड पार्टी ले जाए। और हालांकि बीजेपी के अपने नाम पर एक भी सीट नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने वादी कश्मीर में काफी काम किया है, काफी डेवलपमेंट हुई है, रोड, ब्रिजेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल बनाए हैं, बट उन्होंने ग्राउंड पे ये देख लिया है कि उनको वोट नहीं मिलेगा बीजेपी के नाम पर। तो उन्होंने अपने डमी कैंडिडेट या प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और किसी को कोई पता नहीं है कौन किसका कैंडिडेट है। तो ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अश्विनी जी यही एक सवाल और पैदा हो रहा है, वो भी मैं आपसे मालूम कर लेता हूँ कि पिछले दिनों ये बहुत चर्चा में बात रही कि बीजेपी के अपने जो कैडर बहुत नाराज है। जम्मू रीजन में भी बहुत नाराजगी पाई जाती है। तो क्या जम्मू में जो उम्मीद करती थी बीजेपी कि उसको होल्डिंग है और उसको ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, वहां क्या पोजीशन है, क्योंकि आप जम्मू में मौजूद हैं? जी डॉक्टर साहब, सही बोला आपने कि अगर हम अभी बीजेपी का स्टेटस देखा जाए कि आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर कौन क्लेम कर सकती है। अभी बीजेपी पब्लिक में ये जाके कह रही है कि आने वाला चीफ मिनिस्टर जम्मू से होगा, वो भी हिंदू होगा। तो क्या उनके पास स्ट्रेटजी है? क्या 2014 में जब बीजेपी ने, जबकि मोदी वेव चल रही थी और उस वक्त जो है 2014 में उन्होंने 25 सीटें मैक्सिमम ली थी जम्मू में 37 में से, और क्या इस वक्त उस तरह की वेव चल रही है कि वो जो है 46 सीटें वो ले सकते हैं? क्योंकि 25 सीटें अगर उनको मिलती हैं और 21 सीटें उनको और मैनेज करनी है, उसके बाद 46 सीटें बन सकती है जिसमें कि सरकार बना सके। वो देख रहा है कि जम्मू में कितना उनको है। हालांकि कुछ बीजेपी के जो लोग हैं वो उनके जो है सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है कि उनके लोगों को जो है टिकटें नहीं दी गई हैं, जो कि पुराने लोग थे उनके, और उनकी जगह जो है बाकी के लोग जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस लाए गए हैं उनको टिकटें दी गई हैं। अयोध्या के बाद, अयोध्या में बीजेपी हार गई थी। अभी सबसे ज्यादा प्रेशर जो है सीट जो है वो वैष्णो देवी की सीट पर है, क्योंकि अभी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। वहां पर जो भी नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार वहां इंडिपेंडेंट कुछ खड़े हुए हैं। कांग्रेस का जो पहले जुगल किशोर शर्मा था वो इंडिपेंडेंट खड़ा है, क्योंकि वो पहले गुलाम नबी आजाद के साथ चला गया था। मगर वहां पर जो बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था रोहित दुबे, उसको पहले टिकट दी गई। आपने देखा कि 15 मिनट में 44 लोगों की सीट लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया और 44 में से एक आदमी का नाम कट के बाकी वही 43 लोग थे। डेफिनेटली उसके सपोर्टर काम नहीं करेंगे। हालांकि कल मैंने देखा तो प्रधानमंत्री के जब रोड शो चल रहा था वहां पर कटरे में, वो वहां पर था, अरेंजमेंट कर रहा था, बट एंड ऑफ द डे जो है वो उसके जो कैडर है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब वैष्णो देवी की सीट इतनी छोटी है कि वहां पर जिसको 20,000 वोट आएंगे वो जीत के चले जाएगा। तो वहां पर डिफरेंट पार्टियों के लोग हैं। अब देखना ये है कि कितना बीजेपी 43 सीट्स में से जम्मू से निकाल पाएगी, 25 प्लस करेगी या 25 से कम जाएगी। जी
अश्विनी जी, मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ में सुहेल काज़मी साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत है। सुहेल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि एनसी और कांग्रेस का वहां पर गठबंधन है, तो इनका गठबंधन क्या कुछ गुल खिलाएगा, या जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं या आजाद उम्मीदवार हैं वो इनका खेल बिगाड़ेंगे? देखिए, पहले तो सर अश्विनी साहब को और मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स को सलाम, गुड इवनिंग। दूसरा ये है, मैं लेट जुड़ा आपके साथ, माफी मांगता हूँ, एक डिबेट में था। तीसरा, अभी जो इलेक्शन हुई है और पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद जो असेंबली इलेक्शन अभी हम देख रहे हैं फेज 1 पे, जो एग्जिट पोल करना या स्पेकुलेट करना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जो परसेंटेज आप देख रहे हैं फेज 1 में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो बड़ी अलार्मिंग परसेंटेज है जो यूजुअली कभी जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिली है। और ये इंडिकेट करती है कि आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो जो है बड़े अचंभे वाले होंगे, बड़े डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। और जो पोलिंग में जिस तरह की कंपेनिंग उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ऑटो रिक्शा में कंपेनिंग कर रहे थे, पहली बार बड़े दिग्गज नेता। और मैं देख रहा था राम माधव जी भी नौशहरा में जिस तरह से लोगों की मिलते मुशक्कतें कर रहे थे, वोट दीजिए बीजेपी को। तो ये इंडिकेट करता है कि इस इलेक्शन ने बड़ा सीरियसनेस लाई है इलेक्शन लड़ने वालों के लिए भी और वोट डालने वालों के लिए। तो अच्छा एक ट्रेंड है जो मैं समझता हूँ 8 अक्टूबर को एक नया पॉलिटिकल नरेशन जो है जम्मू कश्मीर में सेट करेगी। और अकाउंटेबिलिटी जो है दोनों तरफ, वोटर भी चाहता है अकाउंटेबल कैंडिडेट आए जीत के, और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां इलेक्शन लड़ी नहीं जाती थी, कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था, वहां किसी 20-30 कैंडिडेट्स खड़े हुए। तो ये इलेक्शन अपने आप में एक नया ट्रेंड सेट करेगी। लेकिन ये स्पेकुलेट करना कि कौन कितनी सीटें लेगी, ये अब लोगों के डोमेन में पड़ा हुआ बैट बॉल और ग्राउंड है। लेट पीपल डिसाइड। लेकिन ये है कि कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं लेगा, कोई मोदी वेव का फैक्टर नहीं चलेगा। हाँ, कुछ मसल पावर, मनी पावर कुछ कैंडिडेट्स ने बहुत यूज कर रहे हैं इस इलेक्शन में, लेकिन उनका भी रिजल्ट क्या आएगा वो आने वाले दिन बताएंगे। बट ये है कि जो भी रिजल्ट आएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर की वेलफेयर के लिए वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और जम्मू कश्मीर एक नई डिस्पेंसेशन ऑफ पावर पे चलेगा विच विल बी वेरी अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट। जी अश्वनी जी, जो जम्मू कश्मीर का अभी पूरा का पूरा सिनेरियो है, उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे 5 सीटों पर, जिनमें 2 महिलाएं होंगी और 2 कश्मीरी पंडित होंगे और एक 1947 में पाकिस्तान से आया हुआ कोई शख्स होगा। तो क्या ये 5 जो कैंडिडेट होंगे या उम्मीदवार होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, ये भी सरकार बनाने में कोई अहम भूमिका निभाएंगे? जी बिल्कुल सही बोला आपने। जब ये 5 लोगों की नॉमिनेशन होगी, जाहिर है कि ये बीजेपी की आला कमान ही डिसाइड करेगी कि 2 कश्मीरी पंडित जो नॉमिनेट होंगे वो कौन होंगे। डेफिनेटली उन्हीं के लोग होंगे जो जिन्होंने उनके साथ काम किया है। और उसमें एक महिला उम्मीदवार भी होगी और पीओके का एक रिफ्यूजी होगा। और इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट ऑलरेडी 2 पहले भी था हमारे यहाँ पर। 5 लोगों की गवर्नमेंट फॉर्मेशन में तब बात होगी जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा, यानी कि सरकार बनने के बाद 5 लोग ये भी ऐड होंगे। तो उससे पहले इनकी फॉर्मेशन उनके पहले तो हो नहीं सकता है जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। चीफ मिनिस्टर ही गवर्नर को लिखेगा ये 5 लोगों को जो नॉमिनेट कर दो। तो जब 5 लोग नॉमिनेट हो जाएंगे फिर उनका वोट जो है माना जाएगा। तो ये एक इसका प्रोसेस है कि एज पर असेंबली जो रूल रेगुलेशन है, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने के बाद 5 लोगों का वोट जो है वो माना जाएगा और सरकार को बचाना है या गिराना है वो 5 लोग डिसाइड करेंगे किस साइड जाना है। नेचुरली वो बीजेपी के लोग होंगे और उसको जो है सरकार ही नॉमिनेट करेगी। अभी एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में, हालांकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, राहुल गांधी कश्मीर में आ चुके हैं। अभी प्रियंका गांधी का जैसे ही चुनाव में कूदेगी यहाँ पर, तो एक नया उसमें वोट बैंक का शेयर जो है कांग्रेस को मिलेगा।
कांग्रेस अभी सुस्त चल रही है, क्या स्ट्रेटजी के साथ चल रही है, या हालांकि उनके कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और प्रियंका गांधी अगर आ जाती है तो उनका जो चुनाव का कैंपेन था वो वैसे ही कैंपेन होता है जैसे कि इंदिरा गांधी कैंपेन करती थी। तो उनका जैसे इंदिरा गांधी बोलती थी कि मैं अपने मायके आई हूँ, जम्मू कश्मीर मेरे लिए नया नया नहीं है, मैं तो यहाँ की रहने वाली, मेरे बाप यहाँ का था, मेरा दादा यहाँ का था। इसी तरह प्रियंका गांधी भी एक ह्यूमन टच लोगों को देती है, और उससे कि कांग्रेस को जो है वोट बैंक जो है, फीमेल वोट बैंक तो अट्रैक्ट करेगी करेगी, और उसके साथ साथ जो है कांग्रेसियों को जोड़ भी लेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है कि शेड्यूल ट्राइब जो है 9 सीटें जो है, जो कि गुज्जर बकरवाल सिप्पी बाकी जो लोग हैं, वो किस तरह से वोट बैंक वो किस तरह से टिल्ट करते हैं। हालांकि बीजेपी ने उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, क्या वो वोट डाल रहे हैं? मगर जो अभी हमने देखा है कि अनंतनाग पुंछ राजौरी में जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें बीजेपी को वोट नहीं डला है, या उनकी पार्टी का जो अपनी पार्टी के लोगों को नहीं वोट डला है, वो एनसी को वोट डला हुआ है। तो ये भी बड़ा एक फैक्टर है कि वो 9 सीटें का वोट जो है वो किस साइड जाएगा। मुझे लगता है कि वो आने वाले दिन में 8 अक्टूबर को ही पता लगेगा। जी जी। डॉक्टर सलीम खान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से J&K का इलेक्शन चल रहा है, चुनाव में बहुत तेजी आ गई है, एक इकलौती ऐसी स्टेट है, राज्य है, जहां माना जाता था कि मुसलमानों की तादाद 68% से ज्यादा है और 28% के करीब नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। ऐसे में माना जाता था कि वहां का चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा, लेकिन परिसीमन और दूसरी तमाम जिस तरह की चीजें वहां दिखाई दे रही हैं, उससे लग रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भी कोई हिंदू हो सकता है या कश्मीरी पंडित हो सकता है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, बीजेपी ने जो जो पर्दे के पीछे का जो खेल है ना, वो तो बहुत अच्छा किया। यानी ये कि साहब परिसीमन कर दिया, उससे थोड़ा बैलेंस बिगाड़ा, रिजर्वेशन दे दिया, उससे थोड़ा लोगों का अपीजमेंट किया। लेकिन वो जो सामने से कर रही है ना, वो बड़ा खतरनाक है। पहले तो उसने 370 खत्म करके जो है वो लोगों को नाराज किया, कश्मीर पूरी वादी के लोगों को नाराज कर दिया, और फिर जम्मू के लोगों को भी नाराज कर दिया। दूसरा, आप देखिए कि वो जिन लोगों को साथ ले रही है, उनका जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी करती है, उससे आगे वाले को एक सबक मिलता है। मसलन ये है कि जैसे अभी अश्विनी साहब ने बताया कि पिछला इलेक्शन सीधे-सीधे पीडीपी और बीजेपी का मुकाबला था। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ लड़े और फिर दोनों मिल गए। चलो मिल गए, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में तो ये सारे पॉलिटिशियन जो है वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, तो मिल गए। लेकिन फिर उसकी सरकार गिरा दी, फिर उसको नज़रबंद कर दिया, फिर 370 खत्म कर दिया। अब ये है कि जो सारा गुस्सा था बीजेपी के खिलाफ 370 के खत्म होने का, वो जाके पीडीपी के ऊपर लगा। अब पीडीपी की जो लुटिया डूबी है, वो आप ये समझ लें कि उसमें बीजेपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। आज पीडीपी इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद उसको एक भी सीट नहीं दी गई। उसका कारण ये है कि उसके कैंडिडेट्स के जीतने की संभावना ही खत्म। तो इन्होंने सोचा उसको टिकट दे के काहे सीट खराब कर। तो बीजेपी अपने साथियों के साथ अब और 2 लोगों का जिक्र अभी हुआ थोड़ी देर पहले, अश्विनी साहब ने किया, सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी। इनको बीजेपी की बी टीम समझा जाता था। अब ये लोगों ने जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को नाराज कर करके बीजेपी का साथ दिया। अब एन इलेक्शन का टाइम आया तो इनको लगा कि अब बीजेपी हमारा साथ देगी, हमने जो इनसे वफादारी निभाई है उससे कुछ फायदा उठाने का मौका देगी। तो बीजेपी ने उठा करके इन लोगों को लावारिस कर दिया और उसने जा करके
इंजीनियर रशीद के सर पे हाथ रख दिया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सही, या जमात इस्लामी को खुली छूट दे दी। जमात इस्लामी ने सोचा चलो पाबंदियां लगी हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो अब बीजेपी से फायदा उठा लिया जाए और जो है वो सारे अपने ऊपर जो पाबंदियां हैं उसको अमलन खत्म करा दी जाए। इलेक्शन में हमने हिस्सा ले लिया है, 61% वोटिंग हुई है। इंजीनियर रशीद, तो अब मेरा ख्याल ये है कि जो भी जीतेगा वादी में, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हो या प्रॉक्सी हो या जो भी है, वो एक बात समझ लेगा कि बीजेपी के साथ जाने के नतीजे में एक तो मतदार बीजेपी का जो है वो नाराज हो जाता है, और दूसरे बीजेपी हमारा उपयोग जो है वो टिश्यू पेपर की तरह करती है, और जब जैसे ही हमारा इस्तेमाल खत्म होता है हमको कूड़ेदान में डाल देती है। तो बीजेपी ने ये जो रवैया अख्तियार किया है, ये उसको सत्ता में आने नहीं देगा कम से कम इस बार। आगे अगर वो अपने आप को सुधार ले तब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि इस बार तो कम से कम बीजेपी ने खुद ही अपने जहाज में सुराख कर लिया। जी सुहेल काज़मी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि राजौरी, उधमपुर, पुंछ, इसमें दलित वोट किधर जाएगा? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि दलित बीजेपी से ज्यादा नाराज हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या आंकलन है? देखिए गजाली साहब, मैंने पहले भी आपको अपने इंट्रो में कहा है, मैं दोबारा रीट्रेट करता हूं कि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो बड़े अलार्मिंग आएंगे। और सलीम खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जब आप बहुत किश्तियों पे सवार होते हैं तो आप गिरते हैं, और ज्यादा किश्तियों पे भारतीय जनता पार्टी सवार हो गई है। एक तो कश्मीर में कोई खाता खुला नहीं, कोई अच्छे लोग जुड़े नहीं। दूसरा ये है कि शक शुबात पे हर इंसान के साथ वो नेगोशिएट करते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि सज्जाद लोन भी अब अपनी ग्राउंड जो है डिली कर चुका है। जो अंसारी साहब है वो भी डिले हो चुके हैं। उधर से अपनी पार्टी भी वो माइलस्टोन नहीं बना पाई जो बनाना चाहिए था, जितनी इन्वेस्टमेंट अपनी पार्टी पे की गई। उसी तरह इंजीनियर रशीद का वेलकम तो बड़ा जबरदस्त हुआ है, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो कितनी सीटें ले सकते हैं। जो हम स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो 10-12 सीटें लेंगे स्टार्ट में जब उनकी एंट्री हुई है, लेकिन आज की डेट में वो भी नहीं लगता है कि वो 2-4 सीटों से ऊपर जाएंगे। तो अल्टीमेटली जैसे सलीम खान साहब ने ठीक कहा कि टू मेनी कुक स्पॉइल्स द फूड। तो जितनी ज्यादा उसमें आप बर्तन में कड़छियां मारते रहेंगे तो वो खाना ठीक नहीं बनेगा, और अल्टीमेटली इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा, उनके अलायंस को होगा। और हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड है वो भी आपको किसी किसी रीजन में, चाहे वो चिनाब वैली है चाहे पीर पंचाल है, वहां दिखेगी, और वोटर्स डिसाइड करेंगे कि किसकी तरफ जाना। और ऑलमोस्ट वो समीकरण बन चुका हुआ है, और उसी पे उन्हीं लाइंस पे वोटर्स जो है वोट डालेंगे। और हर पार्टी का कैडर जो है, आप देखिए पहाड़ी स्टेटस देने के बावजूद मैं पुंछ से बिलोंग करता हूं और मैं अपने खित्ते में जाता रहता हूं, और वो फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बखूबी ले सकती थी, लेकिन उसका फायदा जो है गुज्जर लीडर जो है मियां अल्ताफ, उन्होंने लिया और पहाड़ी वोट जो है उनको मिला, और वो आज पार्लियामेंट में चले गए हैं जो एनसी के कैंडिडेट थे। तो कहने का मतलब ये है, अगर तो आप कोई चीज करना चाहते हैं और इमीडिएट कर देते हैं, अगर आप स्टेटहुड बोलते हैं कि हम ही देंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं परसों हम ही स्टेटहुड देंगे, तो अगर पहले दे देते तो इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को असेंबली इलेक्शंस में हो जाता। अब तो जो भी आएगी सरकार, चाहे मोदी जी दे, नहीं देंगे तो कांग्रेस को देगी, क्योंकि हर एक के मैनिफेस्टो में स्टेटहुड देना तय है। और जम्मू कश्मीर के लोग आशावादी हैं कि स्टेटहुड जो है, जो हम जहां हमारा स्टेटस था वही बहाल होना चाहिए, और हमारी डिमोशन जो है हमें मंजूर नहीं है। और ये कौन सी पार्टी किस चीज को किस तरह बुनती है वो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ये स्पेकुलेट करना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, 8 तारीख को जो भी रिजल्ट आएंगे सब जो है सब सारी पार्टियां एक फैमिली में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर किसके साथ किसने अलायंस करना है, क्योंकि सब पार्टियां एक जैसी हैं, और रिश्तेदारी सबकी जो है 8 तारीख को आपके सामने आएगी। और पीडीपी भारतीय जनता पार्टी बनाती है, एनसी बीजेपी बनाती है, या
किस तरह की समीकरण बनता है वो आपके सामने आ जाएगा और सारी रिश्तेदारी उसको जो है मजबूती से आपके सामने सरकार में दिखेंगी। और जैसे अश्विनी साहब ने कहा कि वो सीटें 4 जो है ऑनरेबल गवर्नर के पास है, अगर तो बीजेपी वो सीटें वो आंकड़ा पार करती है और इंजीनियर रशीद के साथ सरकार बनाती है तो 4 सीटें वो भी इनके पाले में पड़ेंगी और सरकार 45 नंबर्स के साथ बन जाएगी। और अगर वैसा नहीं है, जो उमर अब्दुल्ला आज कह रहे हैं कि स्टेटहुड जो है अगर तो बीजेपी सरकार बनाएगी तो स्टेटहुड 2 दिनों में जम्मू कश्मीर को बन जाएगी, और अगर बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम नहीं रहेगी तो वो कभी स्टेटहुड नहीं देंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना ओपिनियन जो है ऑन ग्राउंड बिल्कुल ठीक है और उनकी असेसमेंट ठीक है, लेकिन लेट्स जस्ट वेट टिल 8 अक्टूबर कि क्या जो रिजल्ट्स है वैसे आएंगे। लेकिन जो भी रिजल्ट्स आएंगे दैट विल लीड टू ए गुड गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट विल लीड टू ए न्यू डिस्पेंसेशन एंड न्यू पॉलिटिकल नरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड आई एम होपफुल कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी सरकार बनेगी। अश्विनी जी, मुझे लास्ट कमेंट आपका चाहिए, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म होने वाला है। बिल्कुल लास्ट कमेंट। देखिए, जिस तरह से सारे लोग बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन किसके साथ जाता है, वो मैंने आपको बता दिया कि 2014 में बीजेपी और पीडीपी वाले एक दूसरे को गाली निकालते थे, बाद में इन लोगों ने सरकार बनाई। और अभी जो है बीजेपी काफी गुस्से में है, और कुछ ऐसी खबरें थी कि बीजेपी और एनसी की अंडरग्राउंड बिहाइंड द कर्टन सेटिंग हो गई थी, और बाद में जब कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस किया उस पर बीजेपी काफी गुस्से में आए, तो उन्होंने सारा खेल जो है बिगाड़ दिया और सारे इंडिपेंडेंट इंजीनियर रशीद सबको चुनाव में डाल दिया और वोट काटने शुरू कर दी है। और चुनाव के बाद क्या होता है, किसके पास कितनी सीटें आती हैं, वही वहां पर फिगर इन्वॉल्व होगी, और कोई भी इसमें शक की बात नहीं है। बीजेपी, पीडीपी, इंडिपेंडेंट और बीजेपी ये सारे मिलकर एक सरकार बना सकते हैं। मे बी पीडीपी भी इसके साथ जाएगी और बीजेपी एनसी के साथ भी सरकार बना सकती है, अगर कांग्रेस के पास एमएलए ज्यादा नहीं आते हैं। अगर कम आते हैं तो कांग्रेस को छोड़ के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि पहले भी एनसी और बीजेपी का अकॉर्ड हुआ है, उसमें वाजपेयी की साथ, जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उमर अब्दुल्ला MOS एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार से बाहर रहेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर तक, लेकिन हम इस चर्चा को यही विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।